अगर आप क्लास 10 इंग्लिश में फेल होने से बचना चाहते हो या फिर टॉपर बनना चाहते हो तो यह वीडियो एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश का एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 वाला, जिसे हम इस बार मॉडल क्वेश्चन पेपर मानकर चल सकते हैं, क्योंकि पैटर्न वही है, सवाल वही माइंडसेट से आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमसीक्यूज को देखते ही सही ऑप्शन पहचानने की ट्रिक, वो रामबाण तरीका जो फेल होने वाले बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, और वो कॉमन मिस्टेक जहां टॉपर भी गलती कर ही जाते हैं। तो याद रखना, इंग्लिश में मार्क्स कटते नहीं, बस स्ट्रेटजी गलत होने से कट जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन आपके रिजल्ट को डिसाइड करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होता है आपका अनसीन पैसेज से, ऐसा पैसेज जिसको आपने अभी तक देखा नहीं है। नॉर्मली होता क्या है कि आपने सीखा होगा कि पैसेज से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर पैसेज में क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना है। लेकिन ध्यान देना, 80 से 90% क्वेश्चन तो ऐसे बन जाते हैं, लेकिन 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका अगर आपने मीनिंग नहीं पढ़ा पहले से, पैसेज का मीनिंग नहीं पता है, तब भी वो क्वेश्चन गलत होने के चांस रखते हैं। यहीं पर हमारे जो टॉपर्स हैं उनके अंदर में गड़बड़ी होने के चांस रहते हैं, और भी आगे बताऊंगा और क्या चीजें होती हैं। फिलहाल हम सबसे पहले इस पैसेज के मीनिंग को समझ लेते हैं पढ़ करके जल्दी से। तो देखिए, कहता है कि गुड हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो जो अच्छा स्वास्थ्य होता है वो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। वेल्थ और एजुकेशन इज ऑफ लिटिल यूज टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ। इसका मतलब हुआ, जो बीमार स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लिए धन या फिर शिक्षा, इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, या फिर बहुत कम महत्व के होते हैं। इसीलिए कहते हैं, सो इट कैन बी सेड, इसलिए कहा जाता है दैट हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही क्या होता है, हमारा धन होता है। अ सिक पर्सन, जो बीमार व्यक्ति होता है, ऑलवेज फील्स अनकंफर्टेबल, तो असहज महसूस करता है। जो बीमार व्यक्ति होता है वो हमेशा असहज महसूस करता है। सच अ पर्सन कैन नेवर बी इनलाइटेड इन लाइफ, वो ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में खुशी या फिर हंसमुख नहीं रह पाता, या फिर अपने आप को जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकता। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन एसेट, एक अच्छा मतलब कि एक संपत्ति बनने के बजाय, ही बिकम, एसेट का मतलब होता है संपत्ति, ही बिकम अ लाइबिलिटी ऑफ हिज फैमिली एंड इवन सोसाइटी, जबकि वो क्या बन जाता है, अपने परिवार और सोसाइटी, अपने परिवार और इवन सोसाइटी के ऊपर में बोझ बन जाता है। लाइबिलिटी का मतलब दायित्व या फिर बोझ होता है। अगेन, अ डिजीज्ड बॉडी मेक्स हिम माइंड सिक, और बीमार जो शरीर होता है वो हमारे दिमाग को भी बीमार कर देता है। राइट, आगे कह रहा है, इफ अ पर्सन ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीज, अगर कोई व्यक्ति है जो तरह तरह की विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, ही लूज हिज चीयरफुलनेस एंड बिकम इरिटेबल। चीयरफुलनेस मतलब खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, एंड बिकम इरिटेबल मतलब कि चिड़चिड़ापन होता है, एंड फियरफुल का मतलब भयफुल यानी कि डर आ जाना, एंड टिमिड का मतलब हो गया संकोच, बस उसके मन में संकोची कह सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीमार शरीर मन को बीमार बना देता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार विभिन्न रोगों से पीड़ित रहता है, राइट, तो वह अपनी प्रसन्नता खो देता है, यानी चीयरफुलनेस खो देता है। साथ ही साथ में वो चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी इरिटेबल हो जाता है, डरपोक हो जाता है, फियरफुल, और टिमिड यानी संकोची बन जाता है। आगे बोलता है, अ पर्सन शुड मेंटेन गुड हेल्थ टू इंजॉय लाइफ एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। तो जाहिर सी बात है, जीवन का आनंद यानी मजा लेने के लिए, उसे सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए व्यक्ति को सबसे अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। राइट, एंड टू स्टे फिजिकली हेल्दी, और जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, ही शुड ईट न्यूट्रियस फूड एंड डू एक्सरसाइज। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए भाई, न्यूट्रियस फूड खाने चाहिए और एक्सरसाइज यानी व्यायाम करनी चाहिए। तो अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। अब देखो, अब 100% सही होगा। देखिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे जीवन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या चीज है, तो यहीं पे लिखा हुआ है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे गुड हेल्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। टाइम देना जरूरी है, नहीं तो फिर आप समझिएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ, कह रहा है वाई इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ कंसीडर टू बी ऑफ लिटिल यूज, यानी कि जो बीमार स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्ति को
कम कम यूजफुल या कम उपयोगी क्यों माना जाता है? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ। तो आपने देखा था ऊपर में, मीनिंग ही आपने पढ़ते हुए समझ में आ गया होगा। ही ही अनेबल टू एंजॉय लाइफ, वो जीवन को एंजॉय नहीं कर पाता। ही इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, वो समाज को भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। और ही इज लाइबिलिटी ऑफ, वो अपने परिवार पर भी बोझ हो। ये तीन की तीनों बातें होती हैं। इसका मतलब इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। अगर आपको मीनिंग नहीं पता होता तो शायद है कि हम गड़बड़ी कर जाते। अब एक ट्रिक जो हमारे फेल वाले बच्चों के लिए है, रामबाण साबित होने वाली है। वो सिर्फ अंग्रेजी में यानी इसी पेपर में काम नहीं करने वाली है, वो आपको कहीं पर भी काम कर जाती है। आपको बता दें 90% चांस होता है अगर ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन आ जाए ऑल ऑफ दीज, तो जो फेल वाले बच्चे हैं वो तो वैसे भी कंफ्यूज में रहते हैं, तो उनको क्या करना है, आपको ऑल ऑफ दीज ही लगाना है। ध्यान देना, नन ऑफ दीज तो कभी भी जाना ही नहीं है, नन ऑफ दीज कभी जल्दी से जाना नहीं है। नन ऑफ दीज 10% होता है, जबकि ऑल ऑफ दीज 90% होता है। तो हमको हमेशा 90% के साथ में जाना चाहिए। कभी कभी नन ऑफ दीज भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो रेयर एंड रेयर होता है। तो इस बात को गांठ बांध करके रख लो। कोई सा भी अगर आपको लग रहा है 10 क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज के हैं, तो उसको अगर 10 ऑल ऑफ दीज लगाओगे तो गारंटीड मैं कह रहा हूं 7 से 8 या इवन 9 क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज सही होगा ही होगा। एक या दो क्वेश्चन आपका नॉन ऑफ दीज वाला हो सकता है, या फिर अदर ऑप्शन होंगे। अब बात करते हैं तीसरा, हाउ डज अ सिक पर्सन फील। तो भाई जो बीमार, सिक मतलब होता है बीमार, पर्सन कैसा फील करता है? तो आपने ऊपर में ही पढ़ा है कि कंफर्टेबल, हैप्पी, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं फील करेगा, हैप्पी भी नहीं होता है, हेल्दी भी नहीं होता है। भाई क्या होता है? नन ऑफ दीज। देखो अभी मैंने बताया, अभी जो जिसका जिक्र कर रहा था वही आ गया, राइट। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज अ डिजीज्ड बॉडी अफेक्ट द माइंड। तो अभी हमने यहां पे देखा था कि डिजीज बॉडी जो होती है वो माइंड को क्या कर देती है? सिक कर देती है। डिजीज बॉडी मेक्स माइंड सिक, यहां पे देख रहे होगे। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सिक। तो कौन सा है? इट मेक्स द माइंड सिक। यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सम वेज टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अच्छा स्वास्थ्य बना सकते हैं? तो ईटिंग न्यूट्रियस फूड एंड डू एक्सरसाइज, लास्ट में लाइन आपकी लिखी हुई थी, याद होगा। नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एंड स्टे फिजिकली हेल्दी ही शुड ईट न्यूट्रियस फूड एंड डू एक्सरसाइज। तो यहां से आपने क्या करना है, ऐसे चूज करके कर लेना है आंसर को फिट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड इन द पैसेज मींस अफेयर्ड। अफ्रेड लिखा हुआ है, अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। और यहां पर भी मैंने आपको एक चीज यहां बताया था, डरा हुआ का मीनिंग फियरफुल। ये देखो आया हुआ है फियरफुल, इस वर्ड में आया। इरिटेबल का मतलब क्या हुआ? चिड़चिड़ापन। फियरफुल का मतलब डरपोक या डरा हुआ। टिमिड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है संकोची। तो यहां पे हमने देखा फियरफुल मतलब डरपोक, या फिर यहां पे अफ्रेड का मतलब हो गया डरपोक या फिर डरा हुआ। तो यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? बी। इस तरह से हमने समझना है। अब यहां पे बात करते हैं सेकंड वाला, यहां फिर अगेन पैसेज दिया हुआ। अब ये जो जबरदस्त बात है आप समझ जाना, हमारे फेल वाले बच्चे, इवन टॉपर वाले बच्चे, सभी के लिए ध्यान देना। ये क्वेश्चन 100% आएगा। कह रहा है इस क्वेश्चन को चूज द ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 7 to 12, 7 से 12 नंबर तक के क्वेश्चन इसी के आधार पर आपने देने हैं। और क्वेश्चन नंबर यहां मार्किंग की हुई है, जैसे यहां पे 7 नंबर है, ये देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, मतलब यहां क्या भरा जाएगा। इसी तरीके से आपका यहीं कहीं पे 9 नंबर का होगा। यस, 8 के बाद यहां पे 9 है, ये 9 नंबर वाला है, ये 10 नंबर का है। उसके बाद ये 11 है, और यहां पे 12 नंबर का, ये रेड मार्क मैंने कर दिया। अब आपको यहां क्या क्या शब्द भरे जाने हैं, ऑप्शन भी दिया रहेगा, बस शब्द भर देना है। अब आपको इसी एक क्वेश्चन का यूज करके मैं एक 5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताने वाला हूं बच्चों, जो कि रहने वाला है किससे? लेटर से। ध्यान देना, ये वही लेटर है जो आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मेट, ध्यान देना, लेटर का जो फॉर्मेट होता है डियर, फॉर्मेट, राइट। तो लेटर का फॉर्मेट जो होता है
उस फॉर्मेट को, यही वाला लेटर का फॉर्मेट है, इसी को आपने वहां 5 नंबर वाले में यूज कर देना है। अगर आप फॉर्मेट भी बना देते हो तो 3 से 4 नंबर 100% आपको मिलने ही वाला है। तो हमारे जो बच्चे जिनको लगता है कि हम अंग्रेजी में फेल हो जाएंगे, कभी किसी कीमत पे फेल नहीं हो सकते। और टॉपर की भी बात कर दे तो वो एकदम सही फॉर्मेट डालोगे और बॉडी ढंग ढंग से लिख दोगे तो 100% आपको 5 में 5 भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इस फॉर्मेट में। देखिए कैसे लिखा होता है, ए लेटर लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा ही हुआ है स्टेशन रोड न्यू दिल्ली 15 मार्च 2025, जब ही की बात है ये। आपको यहाँ पे अलग अलग बदला हुआ रह सकता है। एक्चुअली ये क्या है, एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, और फिर यहाँ पे देखिए अब क्या भरना है। अब यहाँ पे देखना आगे में लिखा हुआ है किसको, द इंडियन एक्सप्रेस को, यानी एडिटर को लिखना है। जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे एडिटर को लिखना है तो क्या लिखा जाता है, टू द एडिटर। क्या लिखा जाएगा, टू दी एडिटर। तो यहां ऑप्शन नंबर 7 में आ जाओ पहले। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, तो यहां पे टू भी ऊपर में लिखा ही होगा, टू नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, द एडिटर करके लिखेंगे हम लोग। तो यहां सही आंसर क्या भरा जाएगा, द एडिटर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर पोस्टमास्टर प्रिंसिपल नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जो इंडियन एक्सप्रेस है वो न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर का क्या हेड कौन होता है, एडिटर होता है, संपादक होता है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, द एडिटर। अब बात करते हैं आगे 8 नंबर पे। देखिए थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर डैश आई वांट टू हाईलाइट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय डैश। तो अब 8वें वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 8वां देखिए क्या लिखा हुआ है, बुक आर्टिकल लाइब्रेरी न्यूज़पेपर, है ना। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कॉलम ऑफ योर। तो यहाँ पे कॉलम कह रहा है, कौन सा कॉलम ऑफ योर, तो उसका क्या है भाई, पेपर छाप रहा है तो इंडियन एक्सप्रेस क्या है, अखबार है, तो अखबार का कॉलम पढ़ा जा रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, तो आपको क्या लिखना है, बुक आर्टिकल लाइब्रेरी न्यूज़पेपर, बताओ क्या सिलेक्ट करोगे। तो पता चल गया होगा हमको क्या सिलेक्ट करना है, न्यूज़पेपर। क्या भरा जाएगा वहां पे, न्यूज़पेपर। इतना मतलब ऐसे ही समझ करके आप आंसर कर सकते हो, गारंटीड बच्चे फेल नहीं होने वाले हो। आगे कह रहा है, आई वांट टू हाईलाइटेड द न्यूसेंस कॉज्ड बाय डैश डैश ब्लैरिंग म्यूजिक एंड फिल्म सॉन्ग्स ड्यूरिंग फेस्टिवल मैरिज एंड प्रोसेशंस, राइट। तो अब यहाँ पे 9 नंबर में आ जाओ। तो क्या लिखा हुआ, टीवी, लाउड स्पीकर, रेडियो, नन ऑफ दिस पे जाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा 10% सही होता है तो इस पे नहीं जाना है। टीवी, लाउड स्पीकर, रेडियो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखता है, इसका मतलब हमने समझना है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि आई वांट टू हाईलाइट, हाईलाइट का मतलब उजागर करना या फिर उसको हाईलाइट करना। द न्यूसेंस मतलब उपद्रव होता है, कॉज्ड बाई डैश ब्लैरिंग म्यूजिक, है ना, ब्लैरिंग म्यूजिक एंड फिल्म सॉन्ग्स। तो ब्लैरिंग म्यूजिक का होता है मतलब होता है कि बहुत तेज आवाज में जो संगीत बजाया जाता है उसको ब्लैरिंग म्यूजिक कहते हैं। एंड फिल्म सॉन्ग जो फिल्मों के गाने ड्यूरिंग फेस्टिवल, त्योहारों में, शादियों में, एंड प्रोसेशंस। प्रोसेशंस का मतलब होता है जुलूस बच्चों, क्या होता है, जुलूस, राइट। तो अब इन द सिटी, शहर में जो ये सारी चीजें होती है, तो भाई क्या चीज बजाया जाता है, अब जरा सोच के देख लो। इतना अगर मीनिंग समझ में आ रहा होगा तो किस चीज के लिए उजागर करना चाहते हो, तो अब दिमाग में तो बैठ ही गया होगा भैया, जोर जोर से जो लाउड स्पीकर बजाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बताओ, रेडियो बजाता है कि टेलीविजन बजाता है, लाउड स्पीकर। सही आंसर क्या हो जाएगा, लाउड स्पीकर। अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब कह रहा है सच लाउड साउंड्स, ये जो जोरदार आवाजें होती हैं, डिस्टर्ब करती हैं किसको, आगे कहता है कि डैश स्टडीज एंड स्लीप ऑफ ऑल सिटीजन। तो जाहिर सी बात है डैश भरना है वहां पे, आपको कह रहा है स्टडीज एंड स्लीप ऑफ ऑल, मतलब कि पढ़ाई करने और इवन सोने वगैरह, जो जो शहर के लोग होते हैं, नागरिक हैं, उनको सोने में भी दिक्कत पैदा करता है। तो फिलहाल 10 नंबर में आ जाओ। देखिए आवर, देयर, दियर, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, आवर स्टडीज, मतलब हमारी पढ़ाई को। तो यहाँ पे डिस्टर्ब आवर स्टडीज एंड स्लीप ऑफ ऑल सिटीजन, यानी कि लोगों की नींद और हमारी पढ़ाई। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, आवर, ऑप्शन नंबर ए हमको टिक करना है, देयर नहीं, देयर नहीं, और ये वाला देयर भी नहीं होगा। अब 11 नंबर पे आइए, देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, आई सजेस्ट दैट municipal authorities that take strong action against the person responsible for creating such a disturbance
तो कह रहा है कि आई सजेस्ट दैट म्युनिसिपल अथॉरिटीज, तो मैंने जो है सजेस्ट किया कि इसको म्युनिसिपल अथॉरिटीज को टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, इस पे कड़ा एक्शन लेने के लिए अगेंस्ट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग सच डिस्टर्बेंस। तो इस डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने वाले ऐसे व्यक्ति पे मैंने म्युनिसिपल अथॉरिटीज से क्या किया, उनको सजेस्ट किया था कि इस पे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए, जो व्यक्ति इसके लिए इस डिस्टर्बेंस के लिए जिम्मेदार है। तो अब यहाँ पे 11 नंबर में देखो हमको क्या भरना पड़ेगा, देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहली बात तो सजेशन दे रहा है, राइट, तो यहाँ सजेशन दे रहा है तो यहाँ क्या करेगा, क्या भरा जाएगा, मे, राइट, तो सजेशन या फिर रिक्वेस्ट पे क्या भर देते हैं, मे लगाते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मे, तो यहां पे हम सही भर देंगे आंसर 11 वाले में मे। अब आगे बात करता है काइंडली लुक इनटू द मैटर, कृपया करके इस मैटर पर ध्यान दें, एंड डू द नीडफुल, राइट, और जो जरूरत है उसको उसे किया जाए। फिर आगे कह रहा है थैंक यू, धन्यवाद, योर्स करके जो लिखा जाता है वो आपने लिखना है, एक्चुअली योर्स यहाँ पे स्पेस देके नीचे में लिखना था, तो राइट, तो यहाँ इस ये लाइन जो है नीचे में रहती योर्स। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा जाएगा, योर्स लविंग अफेक्शनेटली सिंसियरली नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस भूल जाओ, कभी भी मत लगाना भाई। तो अब इस लेटर में हम क्या लगाएंगे, योर्स सिंसियरली, राइट, योर्स सिंसियरली, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगर आपको लग रहा है वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, द पैसिव वॉइस ऑफ ही ईट्स अ मैंगो इज, तो ही ईट्स अ मैंगो इज, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो अब हम इसमें सीखेंगे कि कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो बच्चों पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला काम है, इसको आपने ये जो एक्टिव में लिखा हुआ है इसको हमको पैसिव में बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहां पे लिखा हुआ है अ मैंगो, इस ऑब्जेक्ट को हमको आगे लेके आना है अ मैंगो। तो जाहिर सी बात है तीनों में अ मैंगो लिखा हुआ है तो ये हम लिख देंगे अ मैंगो। अब उसके बाद क्या लिखा जाता है, अब अ मैंगो के हिसाब से जो टेंस है अब हमें देखना है, तो ये हमारा कैसा है, ही ईट्स अ मैंगो, ये कौन सा टेंस है हमारा, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्या लगा देना है, अब इसमें लगाएंगे ही अ मैंगो इज, क्या लगा देंगे, इज एम आर, ध्यान देना इज एम या फिर आर लगाया जाता है। तो यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी है, वर्ब लगा दी इज, राइट। अब यहां पे क्या करना है, ईट्स, ये जो वर्ब है ईट्स, राइट, ईट का हमें क्या लगाना होता है, V3 यानी थर्ड फॉर्म, तो ईट का क्या हो जाता है, ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, अ मैंगो इज ईटेन, क्या लिखेंगे, ईटेन। अब उसके बाद क्या लगाते हैं, बाई, बाई फिक्स होता है, ध्यान देना पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में बाई रहता है, ईटेन लगा दिया, उसके बाद बाई लगाएंगे, अब मैंगो इज ईटेन बाई। अब ही यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हमने क्या बना देना है, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में बना देना है, तो ही का चेंज हो जाएगा किसमें, ही का हिम बन जाएगा। तो ये आपका पैसिव तैयार हो गया। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, अ मैंगो इज ईटेन बाय हिम, अ मैंगो इज ईटेन बाय हिम, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां हमारा ये वाला सही हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को अभी भी ग्रामर नहीं समझ में आया होगा तो पैसिव इजिली बना लोगे, पैसिव एक आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं, ये देखिए, माई मदर डैश व्हेन आई रिटर्न होम, माई मदर डैश व्हेन आई रिटर्न होम। तो अब यहां पे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है माई मदर डैश व्हेन आई रिटर्न होम, अब यहां पे कौन सा वर्ब भरा जाएगा भाई, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में चूज करना है। तो टॉपर्स भाई ध्यान देना, क्या करना है, आई रिटर्न होम, आई रिटर्न होम, यहां पे आपको इसी से क्लू मिलने वाला है। तो क्या लिखोगे, आई रिटर्न होम मतलब जब मैं वापस घर आया, व्हेन जब मैं घर वापस आया। तो ध्यान देना, आया, आया, गया, खाया, पिया, लास्ट में अगर बड़ा आ की मात्रा टाइप का फीलिंग आ रहा है तो समझ जाना वो कैसा है, पास्ट है, और वो ऐसा कैसा पास्ट है, सिंपल पास्ट है, राइट। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है, ये किसमें है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो आपने क्या करना है, इसका मतलब तो इसमें यहां पर इसी के अकॉर्डिंग ही यहां पर ये सेंटेंस होने वाला है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे माई मदर ये सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, सिंगुलर के साथ में वाज रहेगा, और उसके बाद में ये सिंपल पास्ट है तो उसके बाद वाज के साथ में क्या आता है, आईएनजी, वर्ब के साथ में प्लस क्या लगता है, आईएनजी, तो वाज कुकिंग इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। राइट, वर कुकिंग नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। राइट, और कुकिंग भी नहीं रहेगा क्योंकि ये पास्ट में है, कुक्स भी नहीं रहने वाला है। राइट, अब यहां पे देखिए इसका सही आंसर मिल गया। अब बात करते हैं 15 नंबर। अगला क्वेश्चन है आई एम फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ। राइट, तो बस इसका सिंपल सा रूल है, जहां पे फाउंड ऑफ लगता है उसके आगे जो रहेगा वो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यूज होता है। तो एकदम सिंपल सा नियम है, इसको याद रख लेना। तो इसमें क्या रहेगा, वर्ब की आईएनजी, सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रूल है, इसको याद रखना। फाउंड के साथ में जहां फाउंड ऑफ रहेगा वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, द गर्ल डैश केम फर्स्ट, द गर्ल डैश केम फर्स्ट इज माई सिस्टर। तो अब यहां पर जो प्रोनाउन भरना है, देखिए यहां पे सब्जेक्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है द गर्ल। राइट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट द गर्ल के लिए क्या यूज करना है आपको, तो यहाँ पे गर्ल क्या है, ये व्यक्ति है, पर्सन है, और ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहां पर हमें क्या यूज करना होगा, हु। राइट, क्या होता है, हु। तो यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हु। अच्छा, हुम किसके लिए यूज करते हैं, हुम किसके लिए यूज करेंगे, ये जो है आपको जब व्यक्ति के लिए, ये जो गर्ल है ये आपका ऑब्जेक्ट के साइड में होता तब यहां पे हुम लगता। राइट, जैसे बाय हुम। तो ये उसके बाद विच के लिए, जैसे चीजों या फिर ऑब्जेक्ट या जानवरों के लिए यूज होता है। अब उसके बाद अगर हम हुज की बात करते हैं तो हुज आपका ऑनरशिप या फिर रिलेशनशिप बताने के लिए होता है। तो यहां पे सबसे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हु। तो द गर्ल हु केम फर्स्ट इज माई सिस्टर, ये सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि फिर अगेन एक पैसेज से होने वाला है। ये पैसेज आपका आपकी बुक के रहने वाला है, यानी कि सीन पैसेज होगा। तो ये देखिए आपका चौथा है, ये देखिए, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स। राइट, जो रिवर कावेरी है वो अपना पानी कहां से पाती है, ऑब्टेन्स फ्रॉम हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, तो कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से वो अपना पानी पाती है। और उसके बाद कह रहा है महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, और ये जो महासीर है, महासीर एक लार्ज फ्रेश वाटर की एक मछली है, बहुत बड़ी। तो ये कह रहा है अबाउंड इन दीज वाटर्स, तो इन यहाँ पर इन मीठे पानी की एक मछली है महासीर, जो कि इन पानी में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव टू देयर कैच। राइट, और जो किंगफिशर पक्षी होता है डाइव करके, गोता लगा करके इनको पकड़ता है। वाइल स्क्वायरल एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली, जबकि जो स्क्वायरल यानी गिलहरी होती है एंड लंगूर्स जो बंदर होते हैं ड्रॉप पार्शियली, वो हल्का फुल्का कूद करके ईटन फ्रूट्स, क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं फॉर द मिस्चीफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किंगफिशर है वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करता है, पानी में गोता लगाता है। वाइल स्क्वेरल एंड लंगूर ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स, जो पार्शियली का मतलब आधा खाया हुआ ईटन फ्रूट्स होता है उसको क्या कर देते हैं, फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश, तो उसको गिरा करके क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, शरारत करते हैं। राइट, और उससे क्या होता है, द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और जो स्प्लैश का मतलब हुआ पानी में छींटा, जब उसको गिराते हैं तो पानी में जो छींटा आता है, एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, रिपल इफेक्ट का मतलब जो उसमें लहरें उठती हैं, उनके प्रभाव को उस साफ पानी में वो देखते हैं, इंजॉय करते हैं। राइट, तो ये आपका पैसेज है। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच रिवर फ्लोज फ्रॉम हिल्स ऑफ कुर्ग, तो भाई कौन सी नदी निकलती है कुर्ग के हिल से, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहां पे देखिए, वाई डू स्क्वेरल्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स इन द रिवर, तो कह रहा है वाई डू स्क्वेरल्स जो होती हैं गिलहरियां, जो ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स यानी कि जो आधा खाया हुआ फल होता है उसको ड्रॉप कर देती हैं किसमें, रिवर में, ऐसा क्यों करती हैं वो।
तो हमने क्या देखा, टू इंजॉय द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट, यानी कि जो बूंदें, स्प्लैश मतलब पानी की जो बूंदें होती है, पानी में जो छींटा होता है, बूंद तो अलग हो गया छींटा, एंड रिपल इफेक्ट यानी उसकी जो लहरों का प्रभाव होता है, उसको देख करके वो इंजॉय करती हैं, राइट। इसलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वेव। अब देखो पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मीनिंग यहाँ पर वेब का वेब से है, राइट। तो यहां पे देखो अभी आपको ऊपर में ही आया था रिपल इफेक्ट, यानी कि जो उसका वेब यानी कि लहर तरंग होती है, राइट, तरंग को ही वेव कहते हैं। तो रिपल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिपल इफेक्ट, यानी कि जो लहरों का प्रभाव है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। अब आपकी किताब के क्वेश्चन है, व्हाट अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो भाई कंट्री की सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ कौन सी है। तो किसी भी कंट्री की वेल्थ जो होती है वो वहां के उसके लोग होते हैं। सो इट्स पीपल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, विच सीड डिड बुद्धा आस्क टू ब्रिंग। तो जाहिर सी बात है, विच सीड, तो गौतम बुद्ध ने कौन सा बीज लाने के लिए कहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी रहा है, कई बार आता रहा है। तो मस्टर्ड का बीज उन्होंने लाने के लिए कहा था। कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मस्टर्ड सीड। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन, इस इसके राइटर कौन है, इस चैप्टर के राइटर कौन है, द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसका सही आंसर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ऑप्शन नंबर डी आपका लिखा हुआ है। सही से इसको क्या पढ़ना है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, राइट। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रांजल वॉज ट्रेवलिंग विद हिज फ्रेंड नेम। तो प्रांजल जो है अपने मित्र के साथ जो है ट्रेवलिंग कर रहा था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था, राजवीर। आप सबको पता होना चाहिए प्रांजल का जो फ्रेंड था उसका क्या नाम था, राजवीर। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 24, वेयर डिड द अरब कीप द ऑटर। वेयर डिड द अरब्स कीप द ऑटर। तो इसका मतलब हुआ कि अरबियों ने उस ऑटर को कहां पर रखा। तो उस ऑटर, ऑटर का हिंदी मीनिंग होता है ऊद बिलाव, राइट। तो उस ऑटर को उन्होंने कहां पर रखा था, इन अ बॉक्स। क्या आंसर हो जाएगा, इन अ बॉक्स। इन ए बॉक्स, पॉकेट, सैक नहीं, पॉकेट भी नहीं है, सैक भी नहीं है और बैग भी नहीं है, तो किसमें रखा था, इन ए बॉक्स। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 25, वाई शुड अमंडा नॉट ईट चॉकलेट। तो भाई अमंडा जो है चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहती थी। तो अमंडा चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहती थी, इसका सही आंसर क्या है। तो अमंडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए, वाई शुड अमंडा नॉट ईट चॉकलेट। तो इसका देखिए लिखा हुआ, इट कॉजेस कैंसर, बिल्कुल गलत है। इट कॉजेस एक्नी, एक्नी मतलब होता है मुहासे या फिर दाने, पिंपल्स, यही इसका सही आंसर है। इसीलिए जो है इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इट कॉजेस टूथ एके, यानी कि दांत में जो कीड़े लग जाते हैं तो जो सुराग बन जाता है उसको एके बोलते हैं। इट कॉजेज हार्ट डिजीज नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इट कॉजेज एंके। तो एमेंडा को खाना चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाते हैं, पिंपल्स मुहासे पड़ सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, हु वाज रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू। तो अ टाइगर इन द जू, ये जो पोएम है इसके राइटर कौन है। तो आंसर आपको यहाँ पे मैंने टाइप ही किया था, ये छपा ही रह गया है फिलहाल, लेस्ले नॉरिस, याद रखना लेस्ले नॉरिस। ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनके भी जो रचनाएं हैं उनको भी आपने याद रखना है। 27, हाउ डिड ट्रिकी लुक। तो जो ट्रिकी थी वो कैसी दिखती थी। तो भाई ट्रिकी कैसा दिखता था, तो देखिए वेरी थिन नहीं, लाइक ए ब्लॉटेड सॉस। तो इसका सही आंसर आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या होगा, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेस। तो वो एक उबले हुए सॉसेस की तरह दिखता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज होरेक डेनबी एलर्जिक टू। तो होरेक डेनबी को जो है किस चीज से एलर्जी थी। तो हॉरेक डेनबी को जो फूलों की सुगंध है यानी स्मेल ऑफ फ्लावर, उससे एलर्जी थी। अगला क्वेश्चन है 29, व्हाट डिड रिचर्ड एब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। इसका सही आंसर क्या होगा। तो भाई जो रिचर्ड अब्राइट थे वो अपने बचपन के दौरान किन चीजों को इकट्ठा करते थे, क्या इकट्ठा करते थे। अब देखो, स्टार्टिंग में जो बच्चे स्टार्ट से लेके अभी तक वीडियो देखे होंगे,
इसका भी सही आंसर देखिए, कॉइन्स होगा, बटरफ्लाईज होगा, रॉक्स, यानी कि ऑल ऑफ दीज। मैंने कहा था जिनको कुछ भी नहीं पता होगा ऑल ऑफ दीज लगाओगे 100% सही होने का चांस रखता है, राइट। तो अगर आप यहां तक देखे हो तो एक लाइक जरूर मारिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड। तो मैक्स के हाथ में क्या चीज थी? तो मैक्स के हाथ में क्या चीज थी? अ पिस्टल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अ पिस्टल। मैक्स के हाथ में क्या था? एक पिस्टल। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।